गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न इंग्लिश विद मांगीलाल में आपका स्वागत है। हम आर्टिकल्स टॉपिक पढ़ रहे थे और लगभग हमारा ख़त्म होने वाला है। ठीक है, कुछ रूल्स बचे हैं, 8-9 रूल्स बचे हैं, वो पढ़ लेंगे तो फिर हमारा आर्टिकल टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। और उसके बाद हम हल्की सी एक एक्सरसाइज भी कर लेंगे जिससे सारे जो रूल्स है वो रिवाइज हो जाए, रिकॉल हो जाए। ठीक है, तो जितने रूल पढ़े थे उसके आगे के हम रूल पढ़ते हैं। तो एक रूल होता है कि यदि देन लगा हो, ठीक है, देन किसके लिए लगता है? कंपैरिजन के लिए। मतलब इस चीज़ और इस चीज़ का कंपैरिजन हम करते हैं तो देन लगाते हैं। ठीक है, ये देन ये। ठीक है, तो अगर इस यहाँ पर कोई नाउन है और यहाँ पर कोई नाउन है, अगर इसके पहले द लगा है तो हमें इसके पहले भी द लगाना पड़ेगा। ठीक है, ये रूल होता है। तो चलो इस रूल को लिख लेते हैं। क्या रूल है? यदि किसी दो नाउन की तुलना की जाए, ठीक है, यदि दो नाउन का कंपैरिजन किया जाए तथा एक नाउन से पहले द लगा हो तो दूसरे नाउन से पहले, तो दूसरे नाउन से पहले भी द लगेगा। ठीक है, ये नियम हम एडजेक्टिव में वापस पढ़ेंगे। ठीक है, कि एक तरफ अगर सुपरलेटिव डिग्री है तो दूसरी तरफ भी सुपरलेटिव डिग्री होगी यदि कंपैरिजन कर रहे हैं तो। ठीक है, तो चलो ये हम लिखते हैं। इसका एक एग्जांपल कि अकॉर्डिंग टू अ सर्वे, एक सर्वे के अनुसार द कॉम्पैक्ट कार इज बेटर देन द बिग कार। ठीक है, यानी कि जो कॉम्पैक्ट कार होती है, छोटी वाली कार है, वो बड़ी कारों से बेटर होती है क्योंकि उसका मेंटेनेंस भी कम होता है और बाकी में भी सही रहती है, बजट के हिसाब से भी। तो अकॉर्डिंग टू सर्वे द कॉम्पैक्ट कार इज़ बेटर देन द बिग कार। तो एक तरफ अगर हमने द लगाया है तो दूसरी तरफ भी हम द लगाएंगे नाउन से पहले। ठीक है, ये रूल होता है। मान लो कि जैसे कि मैंने एक और कहा कि तो पांडवाज मतलब पांडव, द पांडवाज वर मोर पॉपुलर देन द कौरवाज। ठीक है, यू शायद नहीं आता कौरवाज। यानी कि जो पांडव थे वो कौरवों से ज़्यादा प्रसिद्ध थे। तो यहाँ पर एक तरफ पांडव है, दूसरी तरफ कौरव है, दो की तुलना की जा रही है। तो एक के पहले अगर हमने द लगाया तो हमें दूसरे के पहले भी द लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये एक नियम हो गया। एक नियम एक ये भी होता है कि मतलब मैंने आपको वैसे तो वो नियम बताया हुआ है, थोड़ी दूसरी भाषा में बताया था कि मान लो मैंने उसको कहा कि जाओ दरवाज़ा खोलो। ठीक है, तो क्या होगा? ओपन द डोर। ठीक है, मैंने कहा कि लाइट बंद करो, स्विच ऑफ द लाइट। मैंने कहा पंखा बंद करो, स्विच ऑफ द फैन। तो मैंने ये बताया था कि ये जो है ये ए है, ये बी है, ऐसे करके बताया था मैंने आपको,
मैंने कहा ये इसको कह रहा है, तो ये करने के लिए कह रहा है, वो करने के लिए कह रहा है, ठीक है। तो दोनों को पता है कि कौन सी चीज़ के बारे में बात की जा रही है, इसलिए द लगेगा, ठीक है। तो जब हम किसी को कोई रिक्वेस्ट करते हैं या किसी को कोई ऑर्डर देते हैं या किसी को कुछ करने के लिए कहते हैं, तो जिस चीज़ के बारे में कहा जाता है वो दोनों को लगभग पता ही होती है, इसलिए उससे पहले भी द लगते हैं, ठीक है। मतलब नियम वही है, उसको दूसरे शब्दों में कहा जाता है, ठीक है, कि अगर मतलब उसको हम नियम के तौर पर लिखें तो ये होगा, ठीक है, कि उस ऑब्जेक्ट से पहले द का प्रयोग किया जाएगा जिसके बारे में ऑर्डर, ठीक है, कि एक तो ऑर्डर दे रहे हैं, एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं या एडवाइस दी जा रही हो, तथा एडवाइस दी जा रही हो और साथ ही साथ में दोनों कौन, एक तो स्पीकर यानी कि कहने वाला और सुनने वाला, और ठीक है, और लिसनर, दोनों को तथा दोनों स्पीकर को उस चीज के बारे में पता हो। जैसे कि मैंने वाक्य लिखा कि ओपन द विंडो, मैंने किसी को कहा कि दरवाज़ा खोलो या खिड़की खोलो, तो ये मैंने ऑर्डर दिया है, तो उसको भी पता है कि मान लो रूम में बैठा हुआ मैंने किसी को कहा कि विंडो खोलो, खिड़की खोलो, तो उसको भी पता है कौन सी खिड़की खोलनी है, और मुझे भी पता है कि मैंने खिड़की को खोलने के लिए कहा है। तो कहने वाला और सुनने वाला दोनों को उस चीज़ के बारे में पता होता है, तब उससे पहले हम द का प्रयोग कर लेते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लो ही रिक्वेस्टेड मी टू स्टार्ट दी इंजन, मतलब उसने मुझे इंजन स्टार्ट करने के लिए कहा, तो उसको भी पता है कि इंजन कौन सा है और मुझे भी पता है कि किस इंजन को स्टार्ट करने के लिए कह रहा है, तो उसके आगे हमें दोनों को उस चीज़ के बारे में पता है, इसलिए द का प्रयोग किया जा सकता है, ठीक है। और ये रिक्वेस्ट में भी आ रहा है, ठीक है। या फिर द कैप्टन ऑर्डर्ड टू स्टॉप द कार, कैप्टन ने कार रोकने का आदेश दिया, ठीक है। तो जिसको आदेश दिया उसको भी पता है कि कौन सी कार रोकनी है, और कैप्टन को भी पता है कि कौन सी कार को रोकने के लिए कहा है, इसलिए दोनों के लिए वो कार ज्ञात है, यानी पता है कि कौन सी कार रोकनी है, इसलिए वो हम उस कार से पहले द का प्रयोग करेंगे, ठीक है। साथ में यदि एक और रूल है, ठीक है, ये रूल तो आपको पता चल गया, ये तो लगभग मैंने बताया ही था। एक और रूल है, यदि कोई वेन्यू हो, वेन्यू यानी कि कोई भी स्थान, कोई भी स्पॉट यानी जगह, ठीक है, या फिर कोई भी साइट यानी स्थान, ठीक है, तो इनके साथ हमेशा द आता है। कोई जगह का नाम हो, ठीक है, वेन्यू यानी कि मान लो कहीं पर फंक्शन आयोजित हो रहा है, या मान लो कहीं पर मतलब रिसेप्शन हो रहा है, तो रिसेप्शन मान लो कि शादी यहाँ हुई, रिसेप्शन उस जगह पर हो रहा है, ठीक है, फंक्शन उस जगह पर हो रहा है,
तो उससे पहले हम द का प्रयोग करेंगे। जैसे कि मान लो मैंने एक वाक्य लिखा, 1000 of people attended the meeting held in the रामलीला मैदान, या रामलीला ग्राउंड लिख लो, ठीक है। या मान लो एक और एग्जाम्पल लिखा, दे met with an accident, ठीक है, at the महावीर सर्कल, ठीक है। या फिर दे celebrated their party at the Grand Hyatt होटल। तो ये देखो, यदि कोई वेन्यू हो, वेन्यू यानी कि कोई भी प्रोग्राम हो रहा है तो जिस जगह पर हो रहा है वो उस जगह वेन्यू कहलाती है। कोई स्पॉट हो, कोई स्थान हो, कोई साइट, कोई जगह हो, इसके साथ हमेशा ही द लगता है। जैसे कि द थाउजेंड्स ऑफ पीपल अटेंडेड द मीटिंग हेल्ड इन द रामलीला ग्राउंड, यानी कि रामलीला ग्राउंड में जो भी मीटिंग हुई उसमें हजारों लोगों ने भाग लिया, ठीक है। थाउजेंड्स होगा तो थाउजेंड्स ऑफ पीपल, हजारों लोगों ने भाग लिया। तो ये क्या है, रामलीला मैदान एक जगह है, ठीक है। तो यहाँ पर इससे पहले द लिखा। इसी तरह दे मेट विथ एन एक्सीडेंट, मेट विथ एन एक्सीडेंट का मतलब होता है दुर्घटना होना या एक्सीडेंट होना। तो दे मेट विथ एन एक्सीडेंट यानी कि उनका एक्सीडेंट हुआ, कहाँ पर, एट द महावीर सर्कल, यानी महावीर सर्कल क्या एक स्पॉट है, एक जगह है, ठीक है। तो इससे पहले भी द लगा, द महावीर सर्कल। इसी तरह दे सेलिब्रेटेड देयर पार्टी, उन्होंने अपनी पार्टी सेलिब्रेट की, कहाँ पर, एट द ग्रैंड हयात होटल, यानी ग्रैंड हयात होटल के अंदर उन्होंने अपनी पार्टी है वो सेलिब्रेट की। तो अगर वेन्यू हो गया, स्पॉट हो गया, साइट कोई जगह होगी, वो अगर आ जाए तो हम उससे पहले द का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो मैं साइड में हो जाता हूँ, पहले आप उसको लिख लो, ठीक है, फिर मैं मिटा देता हूँ। तो हमने ये नियम पढ़ लिया था, ठीक है, कि यदि कोई वेन्यू हो, स्पॉट हो, प्लेस हो, तो वो आए तो उससे पहले द लगेगा, ठीक है। एक और नियम है कि रिलेटिव प्रोनाउन जो होता है, ठीक है, रिलेटिव प्रोनाउन से पहले यदि कोई नाउन आ जाए तो उसके पहले भी द लगता है, ठीक है। ये एक नियम है, यदि प्रोनाउन से पहले कोई नाउन आ जाए तो उससे पहले द लगता है। कैसे लगता है, देखो, जैसे कि राम वॉज द प्लेयर who won the match, ठीक है। या फिर the water you saw in that jug was poison in reality,
ठीक है। तो देखो, द वाटर यू सॉ इन द जग वॉज पॉइजन इन रियलिटी, यानी कि जो तुमने जग के अंदर पानी देखा था वो वास्तव में क्या था? पॉइजन था। राम वॉज द प्लेयर हु वॉन द मैच, ठीक है। तो ये जो राम है इसका रिलेटिव प्रोनाउन क्या आ गया? हु। तो हु से पहले ये नाउन आ गया, तो इसके आगे भी हमने क्या लगाया? द लगाया, ठीक है। इसी तरह यू सॉ इन दैट जग वॉज, ये वाज किसके लिए आया है? ठीक है, इसके लिए आया, मतलब तुमने जो भी देखा तो वो उससे पहले क्या था? वाटर, तो उसके आगे द आ गया। तो यदि मतलब रिलेटिव प्रोनाउन से पहले कोई नाउन आ जाए जिसके बारे में हम बात की जा रही है, वॉज किसके लिए था? द के लिए। वो किसके लिए था? उस प्लेयर के लिए, ठीक है। तो उसके आगे हम द का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो ये सारे नियम थे कि द का प्रयोग करने के, ठीक है। अगर मान लो अब ये पूछे, ठीक है, कि कहाँ पर द का प्रयोग नहीं करना, ठीक है, तो वहाँ पर हम पर का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है। कि कहाँ आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। एक तो पर्सन्स नेम या प्लेस नेम, ठीक है, ये दो चीज़ें हो, ठीक है। प्लेस नेम के साथ कोई भी आर्टिकल नहीं लगता। ठीक है, इसके साथ कोई भी आर्टिकल नहीं लगता है। मान लो जैसे कि मैंने कहा राकेश वॉज वेरी बिजी, राकेश वॉज वेरी बिजी। या फिर मैंने कहा इंडिया इज अ ग्रेट कंट्री, ये हो गया। या अर्जुन वॉज द ग्रेट वॉरियर ऑफ महाभारत। या फिर मैंने एक और एग्जाम्पल लिखिया, ठीक है, कि और तो क्या लिखो, भगत सिंह वॉज अ फ्रीडम फाइटर। फ्रीडम फाइटर यानी स्वतंत्रता सेनानी। तो ये देखो, राकेश वॉज वेरी बिजी, तो राकेश क्या है? एक पर्सन का नाम है, तो पर्सन के नाम के आगे कभी आर्टिकल नहीं लगेगा, ठीक है। कब लगेगा वो मैंने बता दिया है, कि अगर कोई अनजान हो तो, ठीक है। या फिर इंडिया प्लेस का नाम है तो इसके आगे कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। अर्जुन है ये व्यक्ति का नाम है, इसके आगे कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। भगत सिंह है ये व्यक्ति का नाम है, इसके आगे कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। तो जब भी कोई पर्सन्स या व्यक्ति का नाम आ या प्लेस का नाम आ जाए तो उससे पहले द का प्रयोग नहीं किया जाता है, ठीक है। एक हमने और चीज़ पढ़ी थी कि बीमारियों के नाम से पहले द का प्रयोग नहीं किया जाता, और कुछ बीमारियां थी अपवाद स्वरूप, तो वो भी हमने देखी थी, द मम्प्स, द रिकेट्स, ठीक है, द मिसल्स, द फ्लू। तो लेकिन बीमारियों के नाम से पहले तो द नहीं लगता, लेकिन उनके जो वायरस होते हैं उनके नाम से पहले द लगता है। जैसे कि ये भी एक नियम करके लिख लो, ठीक है, कि बीमारियों के नाम से पहले द नहीं लगता है। लेकिन उनके वायरस
के नाम से पहले लगता है। ठीक है, मान लो एड्स एक बीमारी है, तो एड्स के पीछे तो नहीं लगेगा, लेकिन उसका वायरस है HIV, तो उससे पहले लगेगा द HIV। ठीक है, इसी तरह एक और वायरस आया था, इबोला वायरस। इसी तरह हमारा फेवरेट कोरोना वायरस, जिसने सबकी बैंड बजा दी। ठीक है, क्यों? क्योंकि कोविड-19 है वो तो बीमारी का नाम है, लेकिन जो कोरोना वायरस है वो वायरस का नाम है, कोरोना वायरस का नाम। तो होता ये है कि बीमारियों के नाम से पहले तो द नहीं लगता, लेकिन उनके वायरस के नाम से पहले द लगता है। साथ ही साथ में जो यूनिवर्सिटी होती है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, बहुत सारे, ठीक है, लंदन यूनिवर्सिटी, बहुत सारी जो यूनिवर्सिटियाँ होती है उनके नाम से पहले द नहीं लगता। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, यूनिवर्सिटीज के नाम से पहले द का प्रयोग नहीं होता। साथ ही साथ जो त्योहार होते हैं उनके नाम से पहले भी द का प्रयोग नहीं होता। ठीक है, तो इतना उतार लो, तब तक के लिए मैं साइड में हो जाता हूँ, फिर मैं इसको साफ कर दूंगा। ठीक है, तो ये आपने उतार लिया। अब हम आगे का और पढ़ते हैं। ठीक है, द के बारे में। तो आपने कुछ वर्ड सुने होंगे, काइंड्स ऑफ, वैरायटी ऑफ, सॉर्ट्स ऑफ, टाइप्स ऑफ, और उसके बाद में करके नाउन लिखा हुआ होता है। ठीक है, तो उससे पहले हम कभी भी द का प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। एरर में कई बार पूछा जाता है, लेकिन हम ध्यान नहीं देते, हमको लगता है कि ये नॉर्मल है, द आ जाता है, लेकिन द नहीं आता। ठीक है, तो एक रूल ये भी लिख लेते हैं। ठीक है, काइंड्स ऑफ, वैरायटी ऑफ, टाइप्स ऑफ, सॉर्ट्स ऑफ। ठीक है, और तो क्या होता है, काइंड ऑफ, वैरायटी ऑफ, सॉर्ट। हाँ ठीक है, 4 ही होते हैं। ठीक है, के बाद यदि कोई नाउन आ जाए तो उससे पहले द का प्रयोग नहीं किया जाता है। जैसे कि मान लो, these kinds of games are played in group। these kinds of game यानी कि इस प्रकार के जो खेल है वो किसके अंदर खेले जाते हैं, ग्रुप के अंदर। ये देखना, ये अगर ये काइंड्स है, ये बहुवचन है, इस वजह से ये भी बहुवचन आया है। अगर ऐसा होता सिंगुलर तो क्या होता, दिस काइंड ऑफ गेम। ये काइंड्स का मतलब होता है प्रकार के,
तो इस प्रकार के खेल, तो ये तो बहुत सारे हो गए, लेकिन इस प्रकार का खेल, तो इस प्रकार का होगा तो काइंड ही आएगा, एस नहीं आएगा, और पीछे भी बहुवचन सिंगुलर, बहुवचन नहीं आएगा, सिंगुलर आएगा। लेकिन काइंड्स हो गया तो पीछे नाउन होगा, वो भी प्लूरल आएगा। तो दिस काइंड ऑफ गेम इज प्लेड इन ग्रुप। ठीक है, मतलब इस टाइप का जो खेल है या इस टाइप के खेल है वो ग्रुप में खेले जाते हैं। तो इसके पहले काइंड्स ऑफ के बाद में है कि ये जो आया है गेम्स, ये नाउन है, यहाँ पर भी नाउन है, तो इसके पहले आप द गेम्स कभी भी नहीं लगा सकते। यहाँ पे अगर आपने द लगाया तो वो गलत माना जाएगा, यहाँ पर भी आपने द लगाया तो गलत माना जाएगा। ठीक है, और अगर एक और हम अगर एग्जाम्पल देखें तो these types of canvases were banned by इलेक्शन कमीशन। ठीक है, यानी कि इस प्रकार के जो प्रसार है, प्रसार भी बहुत सारे होते हैं। एक तो जो आचार संहिता को लागू करके ध्यान में रख के किए जाते हैं, ठीक है, कि आप किसी को घूस नहीं दे रहे हो, डरा दे धमका नहीं रहे हो, एकदम व्यवस्थित रूप से आप प्रसार कर रहे हो, तो दिस टाइप्स ऑफ कैनवासेस। ठीक है, यानी कि इस प्रकार के जो प्रसार है वो किसके द्वारा बैन कर दिए गए? इलेक्शन कमीशन के द्वारा, यानी कि जो गलत प्रकार के हैं, ठीक है, वो। तो ये कैनवासेस या नाउन है, तो इससे पहले आप अगर यहाँ पे द लगाएंगे तो वो गलत माना जाएगा। तो दीज काइंड ऑफ वेराइटी ऑफ टाइप्स ऑफ सॉर्ट्स ऑफ, इसके बाद में कोई भी नाउन आ गया तो हम द का प्रयोग उससे पहले नहीं करेंगे। ये बात ध्यान रखना, कई बार एरर में द लिखा हुआ होता है और हमें नॉर्मल लगता है कि ये तो द आ ही सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन नहीं आता। आप ध्यान रखना, ठीक है, ताकि वापस से आपसे ये वाली मिस्टेक तो कम से कम ना ही हो। ठीक है, एक और नियम होता है, मैंने एक प्रोनाउन की सारणी पढ़ाई थी, वो सारणी पढ़ाई थी मैंने किससे पहले पढ़ाई थी? हाँ, मेरे YouTube चैनल की प्लेलिस्ट है पैसिव वॉइस की। पैसिव वॉइस के सबसे लास्ट का वीडियो है, उस वीडियो में मैंने एक प्रोनाउन की एक टेबल पढ़ाई थी। क्यों? क्योंकि वो पूरी टेबल है, वो आगे जो मैंने टॉपिक पढ़ाया है नरेशन यानी डायरेक्ट इनडायरेक्ट, उसमें वो पूरी की पूरी टेबल काम में आने वाली थी। तो उसके अंदर मैंने एक चीज और बताई थी कि पजेसिव नाउन क्या होता है, सॉरी पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव नाउन ये क्या होता है, या पजेसिव केस क्या होता है। तो ये जो हम लिखते हैं ना, माई कार, योर बैग, ठीक है, या फिर हिज मनी, हर ड्रेस, अवर स्कूल, तो ये वाले जो होते हैं माई, योर, हीज, हर, ये वाले, इनको बोलते हैं पजेसिव एडजेक्टिव। ठीक है, तो पजेसिव एडजेक्टिव के बाद में हमेशा ही नाउन आएगा। ठीक है, तो यदि कोई पजेसिव नाउन, अगर मान लो ये तो ठीक है हो गया, लेकिन अगर मान लो जैसे कि राम है, मैं अगर मान लो हूँ राम, या मान लो हूँ मुकेश, तो क्या होगा? माई बैग की जगह होगा मुकेश एपोस्ट्रॉफी एस करके फिर लिखूंगा बैग। योर की जगह क्या लिखेंगे? मान लो कि है रमेश, तो लिखेंगे रमेश बैग, रमेश फिर एपोस्ट्रॉफी एस करके फिर लिखेंगे बैग। तो ये वाले जो पजेसिव एडजेक्टिव हैं, ये रमेश एपोस्ट्रॉफी एस करके वगैरह सब मैंने उस टेबल के अंदर लिखाया था। आपको नहीं पता हो तो एक बार जाके मेरे पैसिव वॉइस की प्लेलिस्ट का सबसे लास्ट वीडियो देख लेना। ठीक है, तो ये जो पजेसिव केस वाले जो होते हैं, ठीक है, पजेसिव केस के साथ अगर नाउन या प्रोनाउन आ गया, ठीक है, तो उसके पहले द का प्रयोग नहीं होगा। तो एक और रूल करके आप लिख लेना, पजेसिव केस के बाद, ठीक है, या बाद क्या, वो तो बाद नहीं आता है, पजेसिव केस के नाउन या प्रोनाउन के, नाउन या प्रोनाउन के साथ
द का प्रयोग नहीं किया जाता। ठीक है, मान लो मैंने लिखा अजय's रिजल्ट was declared after few days। कुछ दिनों के बाद अजय का रिजल्ट है वो डिक्लेयर कर दिया गया। तो आप अजय's रिजल्ट ये है, इसके पहले आप द नहीं लिखा सकते, द अजय's रिजल्ट। अगर ये लिख लिया आपने तो वो गलत माना जाएगा। ये एरर में जो मैंने जो आपको सिंपल करके जो लिखा है, द का प्रयोग यहाँ पर नहीं होता, द का प्रयोग वहाँ नहीं होता। एक्चुअली ये जो द होता है कि किसके पहले, नदियों के पहले लिखता है, झरनों से पहले वगैरह वगैरह, ये जो झील वगैरह है, ये जो मैंने बेसिक जो पढ़ाए थे ना आपको, ये इसके आगे लगता है, इसके आगे नहीं लगता, ऐसे ऐसे करके, ऐसे पॉइंट बना बना करके, वो वाले स्कूलों में आते थे। ठीक है, 10th और 12th तक में आ जाते थे। लेकिन अगर आप कंपटीशन में आ गए हो तो वहाँ पर क्या आपको ऐसे नहीं लगेगा कि यहाँ पर द लगेगा कि नहीं लगेगा, भरो, वहाँ डायरेक्ट ऐसे ये दिया होगा प्रश्न। ठीक है, और इसमें ये कहेगा कि फाइंड द एरर। ठीक है, मान लो इसको 3 या 4 टाइप में ऐसे ABCD करके दिया और बोल दे कौन से पार्ट में एरर है, तो वहाँ पर ये नियम ऐसे के ऐसे, ये नियम जो है मैं पढ़ा रहा हूँ वो एरर बन के आएंगे। कंपटीशन एग्जाम में ग्रामर डायरेक्ट नहीं पूछी जाती, सिर्फ और सिर्फ 2 ही टॉपिक डायरेक्ट पूछे जाते हैं, और वो दोनों टॉपिक है पैसिव वॉइस और नरेशन, यानी कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट। ये टॉपिक तो दो फिर भी डायरेक्ट और ये पैसिव, ये तो फिर भी कंपटीशन एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं। लेकिन बाकी की जो ग्रामर है वो एरर बन के आती है, और मैं जो ये वाक्य लिखा रहा हूँ ऐसे के ऐसे वाक्य लिखे हुए आएंगे, और आप फिर आपको पता करना पड़ेगा कि हाँ ये नियम जो भी बताया था कि काइंड्स ऑफ के बाद में द नहीं लगता, तो आप वो ध्यान नहीं रखोगे तो फिर वो भूल जाओगे। ठीक है, तो ये मत समझना कि ये तो रूल ऐसे ही है, यही रूल इंपॉर्टेंट है। वो वाले थे वो तो ठीक है, वो स्कूलों में वगैरह आते थे या नॉर्मल हम के लिए ध्यान में रखे तो हैं, पर बाकी जो मैं रूल करके जो एग्जाम्पल लिखा था ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इस पर ज़्यादा ध्यान दो। मान लो एक और वाक्य लिखा, वी नो, ठीक है, दैट दी फ्लावर्स अरोमा इज अ नेचुरल स्मेल। यानी कि हम जानते हैं कि फूलों की जो खुशबू है वो कैसी होती है, नेचुरल होती है। तो यहाँ देखो फ्लावर्स एरोमा, लेकिन इससे पहले ये आ गया द, तो ये यहाँ पर नहीं आएगा। समझ में आ गए? ऐसा का ऐसा वाक्य दिया हुआ होगा कि फाइंड द एरर, ऐसे दिया हुआ होगा डिवाइड करके A B C D। ठीक है, ऐसे दिया होगा A पार्ट, B पार्ट, C पार्ट, D पार्ट, और लास्ट का E होगा, नो एरर। एरर होगा तो बताओ कौन से पार्ट में है, नहीं है तो आपका उत्तर होगा ई। और आप जब पढ़ोगे और ध्यान से आपको रूल पता नहीं होगा तो आपको यहाँ पर द आपको गलत लगेगा ही नहीं। द फ्लावर्स एरोमा आपको लगेगा क्या क्या गलत है इसमें, सही सही तो है, और फिर आप उसको नो एरर कर दोगे कि कोई भी एरर नहीं है, जबकि एरर इस पार्ट में होगा और आप ये वाला आंसर दे दोगे। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना। ये छोटे छोटे नियम है, यही एग्जाम में के अंदर बड़े करके पूछे जाते हैं। ठीक है, इनडायरेक्टली पूछे जाते हैं, यहाँ मैं आपको डायरेक्टली बता रहा हूँ। लेकिन जब आपको ये जो नियम, अब आप ये मत सोचना कि इतने सारे नियम कौन याद करेगा, आपको याद करने की ज़रूरत भी नहीं है, मैंने भी याद नहीं किए थे, आप बस पढ़ लो। जब आप मेरी पूरी इंग्लिश जो है उसको जब नोट्स बना करके व्यवस्थित आप पढ़ लोगे, और उसकी बाद सिर्फ और सिर्फ 2 बार, सिर्फ और सिर्फ 2 बार आप उसका रिवीजन कर लेना। आप नहीं चाहोगे तो भी आपको नियम मुख्य ज़बानी याद हो जाएंगे। ठीक है, इंग्लिश के अंदर ज़्यादा नियम नहीं है, होंगे लगभग 500 के करीब। ठीक है, लेकिन वो आप नहीं चाहोगे तो भी अपने आप नियम याद हो जाएंगे, क्योंकि मैंने जो पढ़ाया वो बेसिक से पढ़ाया है। ठीक है, सिर्फ एक प्लेलिस्ट देखने से कुछ नहीं होता। जो लोग ये कहते हैं कि टेंस, या मान लो कहते हैं कि आर्टिकल, 5 मिनट में सीखो आर्टिकल, ज़िंदगी भर नहीं भूलोगे। ठीक है, तो वो फिर 5 मिनट में कैसे पढ़ाते हैं वो आपको भी पता ही है। ये लगभग
आर्टिकल का लगभग 8वां या 9वां वीडियो होगा, और हो सकता है कि एक और आगे वीडियो बने, और लगभग मुझे लगता है एक वीडियो और बन जाएगा, क्योंकि इतने में तो अब ये इतना आप लिख लो, ठीक है, शायद एक वीडियो और बनेगा। तो जो चीज़ पढ़ाने में वक्त लगता है वो तो लगेगा ही, ठीक है। अगर आर्टिकल है 6 घंटे का टॉपिक तो आपको 6 घंटे पढ़ना पड़ेगा। आप यूट्यूब का थंबनेल देखा कि नहीं 5 मिनट में सीखो आर्टिकल, ज़िंदगी भर नहीं भूलोगे, तो वो आपको बेवकूफ़ बना रहा है, और आप वहाँ पर अगर क्लिक भी कर रहे हो तो आप बेवकूफ़ हो। मैं कभी नहीं कहता कि 5 मिनट में सीख जाओगे, कैसे 5 मिनट में सीख जाओगे, जब टॉपिक ही 5 घंटे का, 5 मिनट में कैसे सिखा दूँगी। हाँ, 1 घंटे की चीज़ क्या आपको 1 मिनट में बताई जा सकती है? कभी नहीं बताई जा सकती। इसीलिए अगर मेरे वीडियो देख रहे हो तो दिन के 2 वीडियो से ज़्यादा तो देखना भी मत। अगर आपका एग्ज़ाम दूर है, 7-8 महीने दूर है, तब तो दिन का 1 ही देखना, और अगर एग्ज़ाम नज़दीक है 4-5 महीने के बाद, तो भी दिन के 2 वीडियो से ज़्यादा मत देखना। ये मैं पहले बता रहा हूँ, नहीं तो फिर सब पढ़ा हुआ भी कुछ काम नहीं आएगा, और पीछे का पीछा रिवीज तो आपको खुद को करना ही है, ठीक है। तो ये लिख लो, और ठीक है। तो अगर आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। जहाँ जिस प्लेटफॉर्म पर भी आप शेयर कर सको तो करना, इस तरह आप मेरी मदद कर सकते हो, ठीक है। तो लाइक भी करना, कमेंट भी करना। तो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सबको जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, आप सबको प्रणाम। ओके बाय, टेक केयर। मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में, और फिर अगले वाले क्लास में ये टॉपिक कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। ओके बाय।